समूह में बैठे हुए थे, सभी के लिए बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार के पद पर रहते हुए भी धार्मिक जीवन से इतने जुड़े हुए हैं। हम इसी प्रकार के विद्वान समाज में चाहते हैं कि जो बहुत अच्छे पदों पर भी रहें, साथ ही उनका जीवन भी पूरा धार्मिक दृष्टि से ओतप्रोत रहे। मैं बहुत सम्मान के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इस पर चर्चा करने हेतु एडीएम श्री अखिलेश जी, जो सागर में अभी हैं, उनको सादर आमंत्रण दे रहा हूं। धन्यवाद भाई साहब। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सारी बातें अभी सामने आप लोगों ने रखी। भाई ने बहुत विस्तार में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको यूपीएससी के बारे में, उसकी परीक्षा पद्धति के बारे में बताया। मुझे राज्य प्रशासनिक सेवा के बारे में बताना था। सबसे पहले तो ये कि इसको हम पीएससी के नाम से जानते हैं, अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी लोक सेवा आयोग। यह संविधान के तहत हर राज्य में अपनी अपनी अलग अलग बनी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तरह यूपीएससी अनेक सारी परीक्षाओं के लिए अपनी परीक्षा का आयोजन करता है, अनेक सारे विभागों के लिए अधिकारियों का चयन करता है। ठीक इसी प्रकार लोक सेवा आयोग भी विभिन्न विभागों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए अपनी परीक्षा का आयोजन करता है, जिसको हम कॉमन भाषा में पीएससी या आरएएस के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप अपने ही राज्य में सेवा देते हैं। इसके लिए आपको, जैसे यूपीएससी से आपको अगर दूसरा स्टेट कैडर मिल जाता है तो आपको वहां जाना पड़ेगा सेवा देने के लिए। एमपीएससी के साथ में ऐसा नहीं। अगर आपने राजस्थान पीएससी में सिलेक्ट किया तो आप राजस्थान में ही रह करके अपनी सेवाएं देंगे। महाराष्ट्र में आपने क्वालिफाई किया तो आप महाराष्ट्र में रह करके अपनी सेवाएं देंगे। तो इससे आपको आपके होम स्टेट में रहकर सेवा करने का पूरा पूरा मौका और लाभ। अब इसकी परीक्षाएं भी नियमित रूप से हो रही हैं। लगभग प्रति वर्ष ही मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। एमपीपीएससी की तैयारी से आपको अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सहायता, चाहे फिर आप एसएससी की परीक्षा दें, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या अन्य भी सब इंस्पेक्टर, टीचर्स की कोई भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फाइट करते हैं, उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आपकी बेसिक जनरल नॉलेज, आपका बेसिक परसेप्शन बहुत क्लियर हो जाता है। मुझे जो इसका एक बड़ा लाभ मिलता है कि आपकी जानने की जिज्ञासा का समाधान होता है। हमारे अंदर जानने का एक भाव रहता है कि कैसे चीजें घटित हो रही हैं, इतिहास क्या था, भूगोल क्या था, कैसे हमारे देश का इतिहास रहा। ग्रेजुएशन के दौरान आप लोगों ने तो सभी ने शास्त्री किया हुआ है, पर जो सामान्य ग्रेजुएट भी होते हैं तो हमारे ग्रेजुएशन के दौरान हम इन चीजों को उतना ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। समझ में नहीं आता कि अक्षांश दिशांतर रेखाएं क्या थी, अकबर का हुआ, बाबर का हुआ, कौन इनका सन याद करे, बड़ा कठिन लगता था। पर जब आप ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में आते हैं तो आपके सामने ज्ञान की ये सारी चीजें खुलती हैं, आपको बड़ा सरल और सहज लगता है, आपकी ज्ञान पिपासा की तृप्ति होती है। इसलिए भी आप इस परीक्षा के से जुड़ सकते हैं, इसकी तैयारी में शामिल हो सकते हैं। इस सर्विस की तैयारी कठिन नहीं है। अगर आप प्रतिदिन 8 से 10 घंटे इस परीक्षा के लिए समर्पित भाव से देते हैं तो यह परीक्षा आपसे अधिकतम 1 से 2 वर्ष का समय मांगेगी और प्रतिदिन 8 से 10 घंटे का समय लेगी। आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। इस परीक्षा में कई सारे विभाग हैं, जिनमें सबसे उत्कृष्ट जो हम मानते हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसके माध्यम से आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित होते हैं। फिर राज्य पुलिस सेवा, जिसमें आप डीएसपी के रूप में अपना सेवाओं को प्रारंभ करते हैं। फिर वाणिज्यिक कर सेवाएं, रेल विभाग की सेवाएं, ऐसी अनेक कई सारी सेवाएं। प्लस इसमें नीचे तृतीय श्रेणी की भी सेवाएं हैं, जिनमें आप नायब तहसीलदार, जेलर, ऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में विभिन्न पदों के लिए जाते हैं। परीक्षा एक ही होती है, उसमें आपकी नंबरिंग के आधार पर आपको पोस्ट मिलती है। अगर आपने अच्छे नंबर गेन किए तो आप हायर पोस्ट पे जाएंगे, और अगर नंबर थोड़ा कम रहे तो आप थोड़ा नीचे की पोस्ट।
परीक्षा का पैटर्न वो है जो अभी अगम भाई ने बताया कि प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, 3 स्टेप में यह परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में भी 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर ओटी रहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के। 4 में से 1 पे आपको टिक करना है और वो आपका हो गया, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमपीपीएससी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोनों पेपर में आपके 100 अंक आएंगे, 2 नंबर का एक रहता है। इस तरह 200 अंकों के 2 पेपर आपके प्रारंभिक। मुख्य परीक्षा में आपके 6 पेपर होते हैं। ये आपके डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, जिनमें आपको लिखना रहता है। 3 पेपर आपके सामान्य अध्ययन के रहते हैं, जो आपके 300 अंकों के होते हैं। एक पेपर आपका नीति शास्त्र का होता है, एक हिंदी का होता है और एक निबंध लिखना पड़ता है। इस प्रकार से कुल आपके 1400 नंबर पर मुख्य परीक्षा वर्तमान में लागू है मध्य प्रदेश पीएससी। यह परीक्षा पद्धति है। फिर साक्षात्कार 175 नंबर। ये प्री मेंस इंटरव्यू का इसका पैटर्न है। एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें सब एबीसीडी से ही शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपने शास्त्री किया है, आप लौकिक जीएस से या जीके से कटे हुए हैं, तो इसमें आप कहीं पीछे रहेंगे। क्योंकि अन्य जो विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई करके शुरुआत करते हैं, उन्हें भी जीके के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। उनको सिर्फ अपने विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। जब आप प्रारंभिक शुरुआत करते हैं, तो 4 से 6 महीने की तैयारी के दौरान आप उस स्तर पर आ जाते हैं। मिनिमम योग्यता आपकी ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। सर्विस के मैं कुछ आपको ब्राइट फीचर्स बताना चाहूंगा कि जो साइनिंग फीचर्स हैं इसके। सबसे पहले हमें ग्राउंड लेवल पर सेवा करने का मौका। अक्सर हम देखते हैं कि विभिन्न योजना बनती है, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नीचे प्रॉपर नहीं हो पाता है, और फिर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और समाज को, प्रशासन को, अदर्स को हम दोष देते हैं कि उनके द्वारा सही से लोगों तक सेवाएं नहीं पहुंचाई जा रही। इस सेवा के माध्यम से आपको ये अवसर मिलता है कि आप विद अथॉरिटी उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा सको, उन लोगों तक सेवाएं दे सको। इसमें आपको नए नए चैलेंज मिलते हैं। जैसे जिन भी लोगों को अगर एक किसी काम में मोनोटोनस फील होती हो कि एक ही चीज हम कहाँ तक पढ़ते रहे, एक ही काम कहाँ तक करते रहे, एक सा जॉब कहाँ तक, उनके लिए इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसमें आपको डेली नया टास्क मिलेगा। आपको पता भी नहीं है कि आपको कल क्या टास्क मिलने वाला है, या आपके सामने कौन सा अचानक से नया चैलेंज आने वाला है। तो आपको मोनोटोनसनेस इसमें बिल्कुल नहीं रहती है। आपको नित्य नए अनुभव मिलते हैं, नित्य नई चीजें सीखने को मिलती है। इसमें आपको विभिन्न तरह के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, अन्य विभागों के अधिकारियों और पॉलिटिशियंस सभी से कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। उनके साथ में आप वार्तालाप करते हैं, उनके साथ में काम करते हैं। परिवार और आपके नगर में आपकी पहचान कायम होती है। सहज रूप से हम सभी ने देखा हो, जिस भी व्यक्ति के घर में कोई प्रशासनिक अधिकारी का चयन होता है, तो आसपास में एक खुशी का वातावरण बन जाता है कि हाँ, वो बच्चा बहुत योग्य था, विद्वान था और उसने एक अच्छा मुकाम पा लिया। अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक चयन अधिकारी सर्विस में आता है तो क्या असर है। आपने या सभी ने फील किया होगा कि जब भी हम किसी विभाग में जाते हैं या कहीं हमारा किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों से काम पड़ता है और आप बाहर नेम प्लेट पर लिखा हुआ देखते हैं चयन, तो आपको कैसी फीलिंग। ये मैं एक साइकोलॉजिकली आप लोगों से टेस्ट करना चाहूंगा। जैसे ही हमने बाहर देखा कि फला फला चयन, तो आप एक कंफर्ट जोन में आते हैं कि नहीं। उस रूम के अंदर जाने से पहले ही आपके मन में एक इजीनेस आ जाती है कि सामने वाला एक जैन अधिकारी है और अच्छा रहेगा, हमारा काम होगा नहीं होगा, हमारी बात सुनी जाएगी और जहां तक संभव होगा उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक सामाजिक संतुलन जो है वह बनता है। आपको देख के प्रेरणा मिलती है। जब आप उस पद पर रहते हुए भी मंदिर जाएंगे, अध्याय करेंगे, अपने नियमित संयमित जीवन में आचार विचार का पालन करेंगे, जब आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे, जब सीनियर्स आपके पार्टी में बुलाएंगे, रात्रि भोजन करेंगे, बैठेंगे और आप नहीं करेंगे, आप आलू प्याज नहीं खाएंगे, तो चर्चा का वैसे आप होंगे, जैन दर्शन हो जाएगा चर्चा का विषय। अरे बताइए, आप प्याज नहीं खाते हैं, कब से नहीं खाते हैं। अब बाकी सारी चर्चा एक तरफ गौण हो गई और जैन दर्शन की चर्चा एक तरफ। अपने आप आपकी प्रभावना होने लगेगी, जैन दर्शन की प्रभावना होने लगेगी, और आपकी बात का, आपके द्वारा कोई प्रस्ताव अगर सीनियर स्तर पर भेजा गया, उसका इम्पैक्ट अलग है। यार उसने भेजा है तो सही भेजा होगा, उसकी ओर से गलती नहीं हो सकती।
या मेलाफाइड तो नहीं करेगी, बोनाफाइडली कोई चीज भेजेगी, ये एक इम्पैक्ट पड़ता है। निश्चित रूप से हमारे समाज में और किसी भी डिपार्टमेंट में इस नैतिक आचरण वाले अधिकारियों की बहुत आवश्यकता है। जहाँ आज के समय में हम नैतिकता का पतन देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप शास्त्रीय विद्वान जो अपनी जैन दर्शन की लकीर को लेकर के इस सेवा में आए, उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा और समाज और विभाग को निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है। ये जरूर कहूंगा कि तलवार की धार पर चलने जैसा है, बहुत बैलेंस की आवश्यकता है। अगर आप जरा भी डगमगाए तो निश्चित रूप से आप धर्म की भी हानि करेंगे और स्वयं को भी दुर्गति देखनी पड़ेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी लकीर बिल्कुल न छोड़ें। आज सुबह ही गुरुदेव के प्रवचन में आया था, गुरुदेव योगसार जी की, श्री योगसार जी की 18वीं गाथा ले रहे थे और पता नहीं मतलब क्या सहज संयोग बना, क्या सुबह यही लाइन आई, यही दोहा आया, यही गाथा आई श्री योगसार जी की कि गृहस्थ अवस्था में रहकर भी धर्म मार्ग पर चलना संभव। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्या संयोग है, आज हमें इसी बात पर परिचर्चा करनी है और इसी बात पे आज गुरुदेव का सहज रूप से व्याख्यान आया। गृहस्थ अवस्था में धर्म मार्ग पर चलना है, बस हमें हे उपादेय पूर्वक क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, इसका ध्यान रखना है। तो यही सारी बातें थी जो मुझे लगता था कि आनी चाहिए। आप निश्चित रूप से ही अपनी एक्सपर्टीज, जैसा भी भाई साहब अजीत जी बड़ौदरा ने बताया, आपके पास जो एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, तो निश्चित रूप से समाज के लिए, प्रशासन के लिए आपको उसका लाभ देना चाहिए। संचालक महोदय ने बताया था, महेश भाई साहब ने, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि धार्मिक के साथ लौकिक जीवन भी उज्जवल रहे। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। 12th के बाद में मैं जयपुर जाना चाहता था, पर मेरे पिताजी बोले कि नहीं नहीं, वहां जाके क्या करो, दुकान है वहां करो या किसी कंपटीशन की तैयारी में जाना। तो मेरी इच्छा होते हुए मुझे नहीं जाने दिया गया, मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने अपने वहीं गृह नगर में रह के अपना स्वाध्याय और कक्षा वगैरह प्रारंभ की, बाद में ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की। अगर उस समय पेरेंट्स को यह एक विश्वास हो कि धार्मिक के साथ में हमारा लौकिक जीवन भी हमारे बच्चे का उत्तम बनेगा, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़कर उसको संस्थान में भेजने के लिए प्रेरित करेंगे और खुशी खुशी से स्वीकार भी करेंगे। तो यही मुझे अपनी बात बतानी थी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी। एक बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण अंत में कही और जिसमें मुझे लगता है कि जितनी ये संस्थाएं काम कर रही हैं, इस बात को अभी तक कम्युनिकेट कर पाने में बहुत सफल नहीं हो पाई हैं, जिसके लिए संभवतः ये कार्यक्रम सहायक सिद्ध होगा। जो आपकी आखिरी बात थी